देखिए मैंने टाइम देखना छोड़ दिया था। पता क्यों? मेरे हाथ में माइक ही नहीं था। मैं चाहता तो इन्हें रोक ही नहीं पाता। हालांकि इन्होंने उचित समय लिया है, जितना समय इनको दिया गया था उतना ही समय लिया है। उबलता था सुन के सबका रक्त वंदे मातरम, उबलता था सुन के सबका रक्त वंदे मातरम, बन गया फौलाद से भी शक्त वंदे मातरम। वृद्ध बालक व युवा हर कोई सेनानी बना, लिखा बंकिम चंद्र ने जिस वक्त वंदे मातरम, लिखा बंकिम चंद्र ने जिस वक्त वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात है। अपनी कविताओं को ऐड नहीं किया है, केवल आपको बुलाने के लिए पहली बार अपनी कविता का एक मुक्त यहाँ पे ऐड किया है। केवल आपको ही बुला रहा हूँ अब तक। तो जिसने गीत लिखे हर पल बलिदानी, जिसने गीत सदा लिख डाले उस बलिदानी माटी के, जिसने लिखे युद्ध भयानक हल्दी वाली घाटी के, ऐसे श्याम नारायण पांडे के वंशज जो इससे पहले वाले मंच को बड़ी जीवंतता के साथ चला रहे थे, सबका सम्मान कर रहे थे, सबको बुला रहे थे, गुदगुदा रहे थे और हंसा रहे थे। भाई कृष्ण कुमार पांडे जी, मैं बड़े आग्रह के साथ उन्हें बुलाता हूँ। आप भी जोरदार तालियों के द्वारा उन्हें आमंत्रित करें। भाई कृष्ण कुमार जी पांडे। श्वेत हंस की सवारी, श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत वीणा प्यारी को बजा दे माँ। श्वेत छवि न्यारी, श्वेत हंस की सवारी, श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत वीणा प्यारी को बजा दे माँ। मुझे नहीं भाई कभी कोरी कविताई, ऐसी हो सहाय व्यास आदि कवि को लजा दे माँ। देख दुराचार लेखनी बने कटार, करूं पापियों को क्षार, ऐसी भीषण भुजा दे माँ। पामर स्वाधीन माते सर्व गुणहीन रहूं, तेरे में ही लीन है ऐसी भावना जगा दे माँ। तेरे में ही लीन है ऐसी भावना। परम श्रद्धेय संचालक महोदय, बड़ा शानदार संचालन हो रहा है, बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है और माननीय ने समय निश्चित किया है। मन तो बहुत कर रहा है सुनाने का, लेकिन फिर भी समय सीमा का पालन दो ही लोग नहीं करते दिल्ली में, एक तो ई रिक्शे वाले और एक कवि। वो ट्रैफिक पुलिस के डर से ई रिक्शे वाले करते हैं और संचालन के डर से कवि करते हैं। तो मैं भी डरा हुआ हूँ, इसलिए काफी देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ। सुमधुर भाव का एक एक फूल बड़े करीने से चुन रहा हूँ। अब कृपया मुझे भी अपने सुर में सुर मिलाने दें और 18 वर्ष के बाद एक बार फिर किसी कवि सम्मेलन में कोई पंक्ति सुना। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब हर वर्ष सुनाओगे। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना तो आपके दिलो दिमाग पर छा जाऊंगा, वरना किसी कूड़ेदान से उठती बदबूदार हवा की तरह पूरी महफिल में समा जाऊंगा। तो जरा दिल थाम कर बैठ जाइए और एक बार अपनी जोरदार तालियों से मेरा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि भैया आप मेरे कारण नहीं, अपने कारण क्या है? क्योंकि जो लोग किसी कवि सम्मेलन में आते हैं, अपने दोस्तों से गपियाते हैं और कवियों की बात सुनकर तालियां नहीं बजाते हैं, उन्हें दोबारा इसी लोक में आना पड़ता है और पूरी उम्र तालियां बजाना पड़ता है। तो पूरी उम्र तालियां कौन बजाता है आप समझ रहे हैं। इसलिए भैया जहां भी बात अच्छे लगे तालियां जरूर बतानी है, कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि हम कवि लोग आपसे कोई धन नहीं चाहते हैं, आपसे कोई तन नहीं चाहते हैं, केवल आपका मन चाहते हैं। और मन हमें कैसे पता चलेगा? आपके तालियों के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगा कम से कम बातों में अपनी कविता समेटूं। एक बार हमारे बड़े भाई श्रृंगारिक कविताएं लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कृष्णा तू श्रृंगारिक कविताएं क्यों नहीं लिखता? मैंने कहा साहब इसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। उन्होंने कहा क्या मजबूरी है? मैंने कहा हुस्न की चक्की में पिसकर दिल का चूरा हो गया। हुस्न की चक्की में पिसकर दिल का चूरा हो गया और बेबसी ऐसी कि तुलसी से धतूरा हो गया। जब भरे बाजार में गंजा किया उसने मुझे, या खुदा नादान दिल का इश्क पूरा हो गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब थोड़ा गंभीर विषय पर आता हूँ। ये तो आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का तरीका था। कहना चाहूंगा हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का ज्वार उमड़ रहा है, अच्छी बात है, हर देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।
लेकिन साहब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय से, संचालक महोदय से अनुरोध है कि जब मेरा समय समाप्त होने लगे कृपया 3-4 मिनट पहले मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी मूल कविता पढ़ सकूं। मैं 2 मिनट पहले बता दूंगा। धन्यवाद सर। तो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का ज्वार उमड़ा हुआ है। मैं एक बात पूछकर अपनी 4 पंक्तियां सुनाऊंगा कि जब एक आतंकी संगठन निर्दोष यहूदियों का खून बहाता है, जब एक आतंकी संगठन निर्दोष यहूदियों का खून बहाता है तो पूरा देश उसके समर्थन में उमड़ आता है, लेकिन जब बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं का खून बहाया जाता है तब उनकी धर्मनिरपेक्षता का मुलम्मा कहां चला जाता है। तो 4 पंक्तियां हैं। किसी के हाथ में पत्थर को एक खंजर चलाता है। 4 पंक्तियां उमड़ आई मन में, क्योंकि अभी कुछ बातें हो रही थी मुझे दिल में लगी, इसलिए मैं अपने दर्द को व्यक्त कर रहा हूं। किसी के हाथ में खंजर को ये छुरिया चलाता, किसी के हाथ में पत्थर को ये खंजर चलाता है तो कोई नफरती सुर से दिले महफिल सजाता है। बता दे कोई तो हमको भला वह कौन सा मजहब जो इंसानी लहू से जश्न आजादी मनाता है। बहुत बढ़िया। अभी बातों ही बातों में सवाल उठा कि वंदे मातरम जो है सारे मुद्दों पर भारी पड़ गया है। भाई साहब सारे मुद्दों पर भारी पड़ना ही चाहिए। क्यों भारी पड़ना चाहिए? क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1873 में जब वंदे मातरम लिखा तो यूं ही नहीं लिख दिया था। वे कलेक्टर थे और एक अदना से अंग्रेज अधिकारी ने उनकी पालकी से उन्हें उतरवा लिया था, गालियां देकर उन्हें भगाया था और तब उन्होंने अंग्रेजी सेवा करते हुए उस समय वंदे मातरम लिखा था। तो साहब मेरे गले में भी सरकारी नौकरी का पट्टा पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी जमीर नहीं बेच दी है। माना कि 18 वर्षों तक किसी का भी सम्मेलन में नहीं आया, लेकिन आज अगर आया हूं तो अपने पूरे जज्बे के साथ आया हूं और बात पूरी करूंगा। आन बान शान। वंदे मातरम क्या है, क्यों वंदे मातरम के लिए इतनी उथल पुथल मची हुई है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। संचालक महोदय एक बार फिर आपसे आग्रह रहेगा, जब समय 2-3 मिनट रह जाए तो कृपया मुझे बता दीजिएगा, मुझे अपनी मूल कविता पढ़नी है। आन बान शान मेरे भारत महान की जो सारे देश दोष के भगाए वंदे मातरम। इसलिए वंदे मातरम जरूरी है साहब, ध्यान दीजिएगा। आन बान शान मेरे भारत महान की जो सारे देश के भगाए वंदे मातरम। आत्म बलिदानियों की गौरव गाथा सुनाए देशभक्ति वीरों में जगाए वंदे मातरम। आत्म बलिदानियों की गौरव गाथा सुनाए देशभक्ति वीरों में जगाए वंदे मातरम। और वैरी को डराए कायरों को दहलाए और स्वाभिमानी ध्वजा फहराए वंदे मातरम। और अंतिम लाइन अगर आपको अच्छे लगे तो ताली जरूर बजाइएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरी बात अच्छी लगी है। तो वैरी को डराए कायरों को दहलाए और स्वाभिमानी ध्वजा फहराए वंदे मातरम। और ऐसे देशद्रोहियों को धक्के मार के निकालो मुक्त कंठ से जो नहीं गाए वंदे मातरम। ऐसे देशद्रोहियों को धक्के मार के निकालो मुक्त कंठ से जो नहीं गाए वंदे मातरम। और साहब हुआ क्या, अभी जब दिल्ली में 8 लाइन मैंने कहा यार क्या बेवकूफी कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है अभी क्यों ऐसा कर रहा है। तो उसने कहा आप बोल कौन रहे हो? मैंने कहा मैं इस देश का राष्ट्रकवि बोल रहा हूँ। माना कि मुझे राष्ट्रकवि की पदवी नहीं मिली, लेकिन मैं स्वयं को मानता हूँ। उसने कहा अच्छा क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा ये बता तू ये सब कर क्यों रहा है? उसने कहा मुझे कश्मीर चाहिए। मैंने कहा कश्मीर चाहिए? क्या कहा? दोबारा बता क्या चाहिए? उसने कहा कश्मीर चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कश्मीर चाहिए। मैंने कहा अच्छा क्या विभाजित हिंद की तस्वीर तुझको चाहिए? क्या विभाजित हिंद की तस्वीर तुझको चाहिए? देश का सिरमौर मां की चीर तुझको चाहिए? मौत भी तुझ पर करेगी, मौत भी तुम पर करेगी नारहम ए जालिमों। मौत भी तुम पर करेगी नारहम ए जालिमों। अगर कहा तुमने फिर कहा तुमने अगर कश्मीर तुमको चाहिए, बढ़िया तुम पर करेगी नारहम ए जालिमों। फिर कहा तुमने अगर कश्मीर तुमको चाहिए। बढ़िया 5 मिनट में संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद सर। ये थोड़ी सी बड़ी लाइन है, चलिए 4 लाइनें और सुनाकर उसके बाद मैं सीधा अपनी कविता पर आ जाता हूँ।
उसके बाद उसने कहा अच्छा, मैंने कहा सावधान, क्या मोहब्बत की जगह शमशीर तुझको चाहिए? क्या मोहब्बत की जगह शमशीर तुमको चाहिए? और तुम हमें देते जहर पर खीर तुमको चाहिए? क्या मोहब्बत की जगह शमशीर तुमको चाहिए? तुम हमें देते जहर पर खीर तुमको चाहिए? अरे गिद्ध ही बैठेंगे गिद्ध बैठेंगे सिरों पर, सुन लो पाकिस्तानियों, गिद्ध बैठेंगे सिरों पर, सुन लो पाकिस्तानियों। फिर कहा तुमने अगर कश्मीर तुमको चाहिए तो हर अंधेरी रात का भिनसार होना चाहिए, देशभक्तों का चमन गुलजार होना चाहिए। अगर खिलाफत में किसी के फिर अगर खिलाफत में वतन के फिर भी कोई सिर उठे, उसके टुकड़े इस जहां के पार होना चाहिए, उसके टुकड़े इस जहां के पार होना चाहिए। मेरी कविता है, पुरानी कविता है, कविता मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस मंच पर लाया हूँ। बात है जब हमारे 2 सैनिकों का सिर पाकिस्तानी सैनिकों ने काट लिया था, लेकर चले गए थे, और समय केंद्रीय विद्यालय झांसी कैंट में था, आर्मी कैंट था। एक बच्ची रोज मुझसे बड़ी चहकती हुई आवाज में, 6ठी क्लास की बच्ची, गुड मॉर्निंग किया करते थे। उस दिन वो बड़े उदास होकर बोले गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कि आपके पापा आए नहीं? वो ये कह रहे थे कि सर मेरा 2 दिन बाद बर्थडे है और मेरे पापा आने वाले हैं। बड़ी खुश थी, लेकिन उसके पापा आते ही चले गए, क्योंकि उसने कहा कि सर पापा चले गए। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर पता नहीं, मुझे समझ में आ गया कि सीमा पर तनाव है, शायद सैनिक बुला लिया गया होगा। तो उसने कहा कि मैंने पापा को बहुत रोका, लेकिन पापा रुके नहीं। पापा ने कहा बेटा मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं रह सकता। मैंने कहा बेटी क्या हुआ, क्यों पापा नहीं रुके? समझ में नहीं आया। उसने बताया नहीं। क्या बताते बेचारे बच्चे, उसे समझ में नहीं आया। तो मैंने एक कल्पना की साहब, उस कल्पना को देखिएगा जरा, मैं कितना उतार पाया नहीं समझ पाऊंगा, नहीं समझ सका, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। मैंने कल्पना की कि बच्चे के पिता आए, माँ आई होंगी, ग्लास में पानी दिया होगा, शर्ट के बटन खोले होंगे, जूते उतारे होंगे, हाल खबर पूछा होगा, और तभी पिता न्यूज में देख रहे होंगे कि सीमा पर तनाव फैल गया है, और उन्होंने उसी समय जल्दी से अपना जूता पहना होगा, सूटकेस उठाया होगा, शर्ट के बटन लगाए होंगे, पानी का गिलास एक और में रखा होगा, और अपनी पत्नी से क्या कहा होगा, अब मैं जा रहा हूं। पत्नी से कहा होगा मैं सीमा पर जा रहा हूं। पत्नी ने कहा होगा प्रिया भी रुक जाओ, कम से कम थोड़ा आराम तो कर लो, शाम को चले जाना। लेकिन सैनिक ने कहा होगा नहीं प्रिया मैं अभी जा रहा हूं। और सैनिक ने अपनी पत्नी को क्या कहकर ढाढ़स बंधाया होगा, यह मैं अपनी इस कविता में उतारने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर समर्थन मिलना चाहिए। समय वैसे पूर्ण हो चुका है, अब जो कुछ है वो बोनस में है। धन्यवाद सर। सैनिक ने कहा होगा तुम परम सुंदरी हो प्यारी, मेरी बिटिया की महतारी, जी चाह रहा दे दूं तुमको मैं खुशी दुनिया की खुशियां सारी। तुम परम सुंदरी हो प्यारी, मेरी बिटिया की महतारी, जी चाह रहा दे दूं तुमको मैं दुनिया की खुशियां सारी। फिर भी जब दुश्मन से घिरती मेरी भारत माता है, मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है, मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है। हम और उसके बाद सैनिक ने क्या कहा होगा, हम स्वाभिमान के प्रहरी हैं, मानवता के रखवाले हैं, हर जाति धर्म के दुश्मन को हम सदा कुचलने वाले हैं। हम स्वाभिमान के प्रहरी हैं, मानवता के रखवाले हैं, हर जाति धर्म के दुश्मन को हम सदा कुचलने वाले हैं। हो बाढ़ अकाल महामारी भूचाल या दंगों की ज्वाला, हम तो सबके ऊपर सहर्ष बरसाते अमृत का प्याला। लेकिन पर वैरी का अन्याय कभी ना हमें सुहाता है, मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है, मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है। और क्या कहा होगा, खुद भूखे प्यासे रहकर भी माता की
प्यास बुझाते हैं। जब देश मुसीबत में पड़ता सारे जग को ठुकराते हैं। कांटों का बिस्तर भी हमको तब लगता फूलों सा प्यारा। घर में बंदूक कफन सिर पर शोणित में दहके अंगारा। और फिर दुनिया का कोई भी हथियार होगा, चाहे अमेरिका का हो या चीन का हो, उस सैनिक ने क्या कहा, फिर तो कोई हथियार कभी ना हमें डराता है। मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है। मुझे देश बुलाता है। और आगे क्या कहा, हर मोह जाल को तोड़ तोड़ हम दुश्मन से भिड़ जाते हैं। खुद मौत खड़ी हो यदि सम्मुख उसका भी शीश झुकाते हैं। आंखें फूटे कंधे टूटे या हाथ पांव भी कट जाएं, लेकिन यह संभव नहीं कि हम चौबर पीछे से हट जाएं। हर घाव हमारे तन मन का उत्साह बढ़ाता है। हर घाव हमारे तन मन का उत्साह बढ़ाता है। मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है। माफ कीजिएगा, अंतिम पंक्तियां हैं, बस बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। भारत माँ की जय बोल बोल तो वो तक चढ़ते जाते हैं। भारत माँ की जय बोल बोल तो वो तक चढ़ते जाते हैं। दुश्मन की छाती फाड़ फाड़ आगे ही बढ़ते जाते हैं। दुश्मन की छाती फाड़ फाड़ आगे ही बढ़ते जाते हैं। धन प्राण मान हर चीज यहाँ स्वाधीन दिया जिसने हंसकर। यह भीष्म प्रतिज्ञा है अपनी, हर जन्म उसी पर न्योछावर। यह भीष्म प्रतिज्ञा है अपनी, हर जन्म उसी पर न्योछावर। क्योंकि कारण क्या है, एक सैनिक हमारे देश के लिए इतनी बलिदानी क्यों दे रहा है। अंतिम पंक्तियों में उसका भाव समर्पित करता हूं। क्योंकि माँ बेटे का ही तो जग में चिरनाता है। क्योंकि माँ बेटे का ही तो जग में चिरनाता है। मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है। मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है। मुझे देश बुलाता है तब रण ही भाता है। जय भारतम वंदे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविताएं, बहुत सुंदर कविताएं। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से उन्हें उनकी कविताओं की बधाई दी जाए। और भाई शेषपाल यादव जी कुछ कहना चाहते हैं, हम 2 मिनट उनकी बात सुन लें, उसके बाद इस क्रम को आगे बढ़ाएं। और ये अभी हमारा कवि गोष्ठी का कार्यक्रम निरंतर आगे भी चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में हमें कुछ कहने का भी एक मौका मिल जा रहा है और माध्यम भी चाहिए कि हम अपनी बात कुछ कह सकें। क्योंकि सुबह से कई दिनों से हमारे जो कर्मचारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं, दिन रात वो काम करते हैं। यहाँ तक कि विद्यालय को हर तरह का मैनेज करने का हर काम वो करते हैं। तो हम उनकी उत्साहवर्धन के लिए, चूंकि हमारे अभी विशिष्ट अतिथि हैं, वो अपनी यहाँ आपका हमारा कविता पाठ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमने इसका फायदा उठाते हुए सोचा कि जो हमारे कर्मचारी हैं, विशेषकर उन कर्मचारियों को हम उन्हीं के हाथों सम्मानित कराएं। तो सुरेश जी और लक्ष्मण जी जो कि हमारे विद्यालय के बहुत कर्मनिष्ठ कर्मचारी हैं और विद्यालय के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हर मौके पर जो हम लोगों ने कहा वो हर काम किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। तो इसलिए इस मौके पर हम उनको बेस्ट अवार्ड यानी कर्मचारी अवार्ड देना चाह रहे हैं 2024-25 का सुरेश जी और लक्ष्मण जी। और साथ ही साथ तीसरा अवार्ड हमारा, चूंकि ऑडिट का काम 3 साल से रुका हुआ था और ऑडिट का काम हमारे पास बहुत एक अकाउंटेंट हैं और जो अपना वो काम करते हैं, लेकिन समय समय पर हमारे बीच आकर के महीने 2 महीने 3 महीने के लिए हम इतने
सस्ते ऑनरेरियम पर हम काम नहीं करा सकते। अकाउंटेंट का काम, अकाउंटेंट का चार्ज बहुत होता है, लेकिन वो हमारा एक तरह से काम समझिए फ्री ऑफ कास्ट ही करते हैं, तो हम उनको भी साथ में साथ सम्मानित करेंगे, विवेक को। तो इस तरह से ये तीनों लोग आ जाएं और विशिष्ट अतिथि महोदय के हाथों से इन लोगों को सम्मानित, और हम तीनों को 2100 रुपए की धनराशि से सम्मानित कर रहे हैं। तो आप इनके लिए तालियां बजाएं। जोरदार तालियां होना चाहिए। सर माइक आपको सौंपा। अब आगे कभी और करेंगे नहीं, बस हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। हम सब रोज लगाते हैं मिलकर भारत माँ के जयकारे, तो फिर आओ मिलकर सोचे कहाँ है अपनी भारत माता। तो फिर आओ मिलकर सोचे कहाँ है अपनी भारत माता। तो कहाँ है हमारी भारत माता? कि बच्चा बूढ़ा या जवान हो, श्रमिक डॉक्टर या किसान हो, सेवक या व्यापारवान हो, जिसकी मेहनत में ईमान हो। ताली बजाओ भाई। हाँ, तो बच्चा बूढ़ा या जवान हो, श्रमिक डॉक्टर या किसान हो, सेवक या व्यापारवान हो, जिसकी मेहनत में ईमान हो, बिना लाभ या पक्षपात के जो अपना कर्तव्य निभाता, उसके जीवन की झांकी में देखो अपनी भारत माता। उसके जीवन की झांकी में देखो अपनी भारत माता। ऐसे ही भारत माता के कर्मठ वीरों को समय समय पर सम्मान किया जाता है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो छात्र हो। तो मैं छात्रों से भी यही कहना चाहता हूं कि लड़ो नहीं तुम, अड़ो नहीं तुम, हंसकर सबको गले लगाओ। लड़ो नहीं तुम, अड़ो नहीं तुम, हंसकर सबको गले लगाओ। पढ़ो लिखो सोचो समझो तुम, दुनिया के दिल पर छा जाओ। पढ़ो लिखो सोचो समझो तुम, दुनिया के दिल पर छा जाओ। एक बनो तुम, नेक बनो तुम, भेदभाव को अब न सहो तुम। एक बनो तुम, नेक बनो तुम, भेदभाव को अब न सहो तुम। जीवन का यह मार्ग तुम्हें सिखलाती है अपनी भारत माता। जीवन का यह मार्ग तुम्हें सिखलाती है अपनी भारत माता। भारत माता की जब हम बात करते हैं तो एक अपनी धरती का चित्र उभरता है और कर्मनिष्ठ स्त्री का चित्र भी उभरता है। हमारे बीच एक कवित्री है जो लंबे समय से इंतजार कर रही है, और आप भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनकी आवाज सुनने के लिए। इसीलिए उनको मैंने अब तक रोक कर रखा था, ताकि आप हमें भी सुन पाए, लंबे समय तक हमें सुने, उनका इंतजार करते हुए हमें सुने। मैं बड़े ही आदर के साथ, आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं कीर्ति शर्मा जी को भी आए और अपना काव्य पाठ करें। इससे पहले भी अपना काव्य पाठ करें। आप जोरदार तालियों के माध्यम से बता दें कि आप बड़ी तन्मयता के साथ उन्हें सुनना चाहते हैं। और नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। और ये मेरा पहली बार है तो थोड़ा नर्वस हूँ, और मुझे पहली बार मंच पर बोलने का मौका मिला है, और मैं धन्यवाद करती हूँ उदयपाल सर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। स्वागत करती हूँ सभी कवियों का, और कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मिनट मैडम, एक मिनट। मुझे लग रहा है हमारे दाईं तरफ थोड़ा आगे कोई मोबाइल चला रहा है क्या? आवाज आ रही है मुझे। ये क्या चल रहा है पीछे? फिर मुझे भी क्लास की तरह इसे ट्रीट है कि हर गली मोहल्ले में हर कोई प्रेमी घूम रहा है, और क्या पता आपके बराबर में भी कोई प्रेमी हो, तो उसी पर कुछ लिखा है मैंने। स्वागत है, स्वागत है। तो उसी पर कुछ लिखा है मैंने। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कुछ कहना चाह रहा है कि मेरी जिंदगी हो तुम, मेरी जान हो तुम, कि मेरी जिंदगी हो तुम, मेरी जान हो तुम, सीने से लगा लूं तो दिल में छुपे अरमान हो तुम। रूठो तो मना लूं तुमको, रूठो तो मना लूं तुमको, सामने आओ तो सीने से लगा लूं तुमको,
जिंदगी बन जाओ तो जिंदगी बना लूं तुमको, जिंदगी बन जाओ तो जिंदगी बना लूं तुमको, जो इस जन्म में ना मिली, जो इस जन्म में ना मिली तो अगले जन्म में अपना बना लूं तुमको। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो उसी पर प्रेम के ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है 2 लाइन का। तो अर्ज किया है, कौन कहता है मोहब्बत करने वाले कभी खुश नहीं हुआ करते, कौन कहता है मोहब्बत करने वाले कभी खुश नहीं हुआ करते, हमने अक्सर आईने में खुद को मुस्कुराते देखा है। क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं। संभाल कर रखी थी इतने बरस मैंने अपने आशियाने की नींव, संभाल कर रखी थी इतने बरस मैंने अपने आशियाने की नींव, कोई आया और उसे बर्बाद कर गया। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कभी कम कभी ज्यादा देती है जिंदगी, आंसू तो बहुत, खुशी कम देती है जिंदगी। आंखों में बहुत कुछ है कहने को, कोई पढ़ने वाला चाहिए। आंखों में बहुत कुछ है कहने को, कोई पढ़ने वाला चाहिए। आंसू तो बहुत है आंखों में, कोई पहुंचने वाला चाहिए। दर्द तो बहुत है कोई महसूस करने वाला चाहिए, दर्द तो बहुत है कोई महसूस करने वाला चाहिए। मरना तो हम भी चाहते हैं किसी पर, के मरना तो हम भी चाहते हैं किसी पर, कोई हम पर भी मरने वाला चाहिए। अर्ज किया है, कितना इंतजार कराते हो, कितना इंतजार कराते हो, खुद रूठ जाओ तो हमसे ही मनवाते हो, खुद रूठ जाओ तो हमसे ही मनवाते हो। कुछ कमी रह गई थी क्या, कुछ कमी रह गई थी क्या, जो अब ना बोलकर हमें इतना रुलाते हो। तो इसी के साथ सब कहते हैं हर कोई परेशान रहता है, तो लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं और भगवान के पास चले जाऊं। तो उसी में मैंने कुछ लिखा है कि मौत को क्यों बदनाम करते हो, वो तो एक बार आती है। मौत को क्यों बदनाम करते हो, वो तो एक बार आती है। असल मौत तो वो है जो बंदा रोज रोज मरता है और मर भी नहीं पाता। तेरे प्यार ने मुझको दीवाना बनाया, तेरे प्यार ने मुझको दीवाना बनाया, आशिक बनाया, परवाना बनाया। जब लेते हैं तेरा नाम ना आए दूजा काम, क्या करूं हाय राम, प्यार में है जीना हराम। तो तभी से जपने लगे राधे श्याम राधे श्याम। राधे राधे। ये अंत में ये मैंने आज ही लिखा है, कुछ भूल हो जाए तो माफ करना। आड़ में अपमान की नर नारी को काटा गया, आदमी की आस्था विश्वास को बांटा गया। बढ़िया बढ़िया। अपमान जो षड्यंत्र का पर्याय है, अपमान जिससे हारता हर न्याय है। अपमान जो जनतंत्र का अभिशाप है, अपमान मानव के हृदय का पाप है। अपमान में अभिमान का हर अंश है, आलोचना आरोप का विध्वंस है। अपमान जो जनतंत्र का षड्यंत्र है, थाम ले जो व्यक्ति का वो यंत्र है। अपमान ये जिसे हम तय करें, अभिव्यक्ति की सीमाओं का निश्चय करें, अभिव्यक्ति की सीमाओं का निश्चय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। राधे राधे। माफी तो दुनिया को मांगनी चाहिए जिसने आपको कभी निराश किया हो, माफी तो उसे मांगना चाहिए। मैं तो आपकी तरफ से भी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तुमसे भी ज्यादा ये हमारा दिल समझता है। क्या बात है। तुम्हें तुमसे भी ज्यादा ये हमारा दिल समझता है।
न तुमको बेवफा ना बेरहम कातिल समझता है। इसे इल्जाम देकर सारे रिश्ते तोड़ने वाले तुझे ये अब भी अपने प्यार के काबिल समझता है। इसे 100 बार समझाया जुदा अब उनकी राहें हैं। इसे 100 बार समझाया जुदा अब उनकी राहें हैं, मगर ये फिर भी अपने दर्द में शामिल समझता है। जो बंधन तोड़कर फेंके हैं तूने एक झटके में, उन्हें ये जिंदगी भर तोड़ना मुश्किल समझता है। यहाँ पर जलजले तूफान कातिल बिजलियां भी हैं। यहाँ पर जलजले तूफान कातिल बिजलियां भी हैं। अगरचे तू बहारों की हंसी महफिल समझता है, उन्हें भटका नहीं सकते कभी जालिम अंधेरे ये, असल में जो मनोज अपनी सही मंजिल समझता है। उन्हें भटका नहीं सकते कभी जालिम अंधेरे ये, असल में जो मनोज अपनी सही मंजिल समझता है। मैं आवाज देता हूं अब अध्यक्ष के बाद सेकेंड लास्ट कवि को, संतोष दिनकर है क्या? बॉल खाली गई। तो संचालन का काम बहुत कठिन होता है और अभी तक हम सबको बुलाने वाले भाई मनोज वाजपेयी जी, जो कि बहुत राष्ट्र में जाने माने कवि हैं और बहुत सुने जाते हैं, समझे जाते हैं, 4 पंक्तियों से मैं इन्हें मंच पे आवाज देना चाहूंगा। हम सबके वरिष्ठ कवि हैं कि किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है। कवि मनोज वाजपेयी जी, भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिए कवि मनोज वाजपेयी जी। संचालक बहुत सा लाभ उठा लेते हैं, दूसरों के बहाने अपनी बहुत सारी कविताएं सुना देते हैं, लेकिन मैंने ईमानदारी से संचालन किया है, उतना ही बोला है जितना कवि की भूमिका के लिए आवश्यक था, और वो भूमिका भी असली बनाई है। आगे चलने की बात हो रही है, भाई थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे भी सुन लो, और अगर जाने तो चुपचाप, मुझे पता ना चले कि आप निकल जा रहे हैं। थोड़ा शांत हो जाए बेटे, चलना है तो चुपचाप, मुझे आवाज चले जा रहे हो, मुझे अपने झूठे वादे से छले जा रहे हो। वादा किया था कविता सुनने का और मुझसे वादा करवाया था कविता सुनाने का, तो अब मैं क्या कहूं, ये तो वादा खिलाफी है। तो इस तरह अपने जिंदगी को मोड़ गए तुम, खुद की नसीहतों को कहां छोड़ गए तुम। इस तरह अपनी जिंदगी को मोड़ गए तुम, खुद की नसीहतों को कहां छोड़ गए तुम तो मेरे अजीज हो, महबूब हो मेरे, कैसे कहें कि सारे वादे तोड़ गए तुम, कैसे कहें कि सारे वादे तोड़ गए तुम। झंडे लिए फिरते थे जिनकी रहनुमाई के, झंडे लिए फिरते थे जिनकी रहनुमाई के, गर्दन उन्हीं मजबूरों की मरोड़ गए तुम। रोते थे जिनकी बेबसी पे फूट फूट कर, रोते थे जिनकी बेबसी पे फूट फूट कर, उनका लहू शराब में निचोड़ गए तुम, उनका लहू शराब में निचोड़ गए तुम। जिनको सभाओं में दिया करते थे गालियां, क्या बात, जिनको सभाओं में दिया करते थे गालियां, उन जुल्मियों से कैसे रिश्ता जोड़ गए तुम, उन जुल्मियों से कैसे रिश्ता जोड़ गए तुम। तो हैरान है यही मनोज मन में सोच कर, वाह, हैरान है यही मनोज मन में सोच कर कि तूफानों से भी आगे कैसे दौड़ गए तुम, क्या बात है, तूफानों से भी आगे कैसे दौड़ गए। हाँ, उम्र थोड़ी
जिंदगी दौड़ पर आमादा है, कौन कुचला ये मुड़ के मत देखो, जीतने का अगर इरादा है। अरे भाई जिंदगी दौड़ पर आमादा है। क्या बात है, क्या बात है। उम्र थोड़ी दौड़ ज्यादा है, जिंदगी दौड़ पर आमादा है, कौन कुचला ये मुड़ के मत देखो, जीतने का अगर इरादा है। मैंने कहा अरे भाई कुछ रहम करो, वो दबा जा रहा है, वो कुचला जा रहा है। तो उसने पता क्या कहा, दौड़ने वाले ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, दौड़ की जंग तंग गलियों में, दौड़ की जंग तंग गलियों में क्यों गया वो जो सीधा सादा है। दौड़ की जंग तंग गलियों में अरे क्यों गया वो जो सीधा सादा है। मैं तो पहले ही कहता था उम्र थोड़ी है दौड़ ज्यादा है, जिंदगी दौड़ पर आमादा है। तो मैंने भी उनसे कहा कि कौन मंजिल कहां दिशा उसके, कौन मंजिल कहां दिशा उसके, इस पे इनका जवाब आधा है। ये तो बस बेपनाह दौड़ेंगे, इनके मन का मनोज वादा है। ये तो बस बेपनाह दौड़ेंगे, उनके मन का मनोज वादा है। इसमें एक कविता है, उसमें कुछ शब्द हैं, उनको सुन करके बुरा ना मानिएगा, वो शब्द समाज ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए। धीरे धीरे लाठी के बल वो चाहता था लाचार कोई, पर म्यूजिक से झमझम करती आई तूफानी कार कोई। कब गिरा अपाहिज कब कुचला, कितना पहियों पर खून लगा, इन व्यर्थ ख्यालों में पड़कर कम हुई जरा रफ्तार नहीं। रंगीन जहां में सब कुछ है, क्या सिर्फ दिलों में प्यार नहीं। धीरे धीरे लाठी के बल वो जाता था लाचार कोई, पॉप म्यूजिक से झमझम करती आई तूफानी कार कोई। कब गिरा अपाहिज कब कुचला, कितना पहियों पर खून लगा, इन व्यर्थ ख्यालों में पड़कर कम हुई जरा रफ्तार नहीं। रंगीन जहां में सब कुछ है, क्या सिर्फ दिलों में प्यार नहीं, क्या सिर्फ दिलों में प्यार नहीं। कहने को राज्य व्यवस्था का इंसाफ और कानून यहाँ, कहने को राज्य व्यवस्था का इंसाफ और कानून यहाँ, सारे सिद्धांत पल रहे हैं पीकर गरीब का खून यहाँ। कहने को राज्य व्यवस्था का इंसाफ और कानून यहाँ, सारे सिद्धांत पल रहे हैं पीकर गरीब का खून यहाँ। हमने ईमान प्रतिष्ठा की ऐसी क्यारियां सजा ली है, जिनकी सब जड़ें खोखली हैं, हर पत्ता पत्ता जाली है। हमने ईमान प्रतिष्ठा की ऐसी क्यारियां सजा ली है, जिनकी सब जड़ें खोखली है, हर पत्ता पत्ता जाली है। ये आदर्शों के शीर्ष महल बस ख्वाबों और किताबों में, ये आदर्शों के शीर्ष महल बस ख्वाबों और किताबों में। सब मालिक बनकर बैठे हैं, कोई भी पहरेदार नहीं। सब मालिक बनकर बैठे हैं, कोई भी पहरेदार नहीं। रंगीन जहां में सब कुछ है, क्या सिर्फ दिलों में प्यार नहीं। तो मैं तो अपने आप से भी और आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि वीरान यूं ना अपनी मोहब्बत की राह कर, होके नशे में चूर न ऐसा गुनाह कर। वीरान यूं ना अपनी मोहब्बत की राह कर, होके नशे में चूर ना ऐसा गुनाह कर। ये अंजुमन जो तेरी ही महफिल का नूर है, ये अंजुमन जो तेरी ही महफिल का नूर है, इसको लगा के आग ना हरगिज तबाह कर। वीरान यूं ना अपनी मोहब्बत की राह कर, होके नशे में चूर ना ऐसा गुनाह कर। तूने तो उसके दिल को दिया जख्म बार बार, तूने तो उसके दिल को दिया जख्म बार बार, उसने तो दुआएं ही तुझे दी कराह कर। तूने तो उसके दिल को दिए जख्म बेशुमार, उसने तो दुआएं ही तुझे दी कराह कर। खिलते थे जो चेहरे तेरे कदमों को चूम कर, तूने उन्हें मसल दिया शक के बिना पर। खिलते थे जो चेहरे तेरे कदमों को चूम कर, तूने उन्हें मसल दिया शक के बिना पर। वो नफरत की आग में पकाते हैं रोटियां, नफरत की आग में जो पकाते हैं रोटियां, उन
उनकी गलत बयानी पर न वाह वाह कर। नफरत की आग में जो पकाते हैं रोटियां, उनकी गलत बयानी पर न वाह वाह कर। मचले न मन मनोजे दौलत के ढेर पर, मचले न मन मनोजे दौलत के ढेर पर, ईमानो धर्म से तू रूह का निकाह कर। मचले न मन मनोजे दौलत के ढेर पर, ईमानो धर्म से तू रूह का निकाह कर। भाई संतोष प्रजापति जी ने जैसे कहा कि आपको आना है, उन्होंने कहा 2100 रुपए मिलेंगे, मुझे लगा 300 रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा कुछ मिले न मिले, लुई ब्रेन का कार्यक्रम है, मैं आऊंगा। और इसीलिए मैं अब सबके बाद में कह रहा हूं कि ना शोहरत की चाह और ना रकम कमाने आया हूं, मैं तो लुई पर काव्य विधा के पुष्प चढ़ाने आया। ना शोहरत की चाह और ना रकम कमाने आया हूं, मैं तो लुई पर शब्दों के तो पुष्प चढ़ाने आया हूं। नेत्रहीनता की कलंक को जिसने शून्य समान किया, नेत्रहीनता के कलंक को जिसने शून्य समान किया, इस धरती पर हमें शान से जीने का वरदान दिया, उनकी गौरव गरिमा में तो शब्द लुटाने आया हूं, मैं तो लुई पर काव्य विधा के पुष्प चढ़ाने आया हूं। झुक कर लेना भीख नहीं, लुई ने जो सीख सिखाई है, स्वाभिमान की स्वाधिकार की हमने बड़ी लड़ाई है। झुक कर लेना भीख नहीं, लुई ने जो सीख सिखाई है, स्वाभिमान की स्वाधिकार की हमने बड़ी लड़ाई है। उसी कर्म गाथा को मैं फिर दोहराने आया हूं, मैं तो लुई पर काव्य विधा के पुष्प चढ़ाने आया हूं। बहुत तो तुम कर्मठ हो, लुई वंशज हो, दुनिया को दो इसका प्रमाण। तुम कर्मठ हो, लुई वंशज हो, दुनिया को दो इसका प्रमाण। फिर एक साथ मिलकर बोलो जय स्वाधिकार जय स्वाभिमान, जय स्वाधिकार जय स्वाभिमान। प्यारे साथियों, आज हमारी ये छड़ी 374 रुपए की हो गई है, हमारी स्लेट 1400 रुपए की हो गई है, जो कभी 120 रुपए की होती थी। सरकार ने, अच्छा हो गया, सरकार ने ये कीमतें इसलिए बढ़ाई कि हम संगठित नहीं हैं। इतिहास गवाही है, जिसने संगठन धर्म अपनाया है, हर युग में उसने उन्नति के सर्वोच्च शिखर को पाया है। इतिहास गवाही है, जिसने संगठन धर्म अपनाया है, हर युग में उसने उन्नति के सर्वोच्च शिखर को पाया है। अब समय आ गया, एक बनो, कटुता त्यागो, जागो जवान, फिर एक साथ मिलकर बोलो जय स्वाधिकार जय स्वाभिमान, जय स्वाधिकार जय स्वाभिमान। जो क्षुद्र स्वार्थ में बिखरा उसकी हुई तबाही याद रखो, जो क्षुद्र स्वार्थ में बिखरा उसकी हुई तबाही याद रखो। मैदान मार ले जाते हैं संगठित सिपाही याद रखो, मैदान मार ले जाते हैं संगठित सिपाही याद रखो। कर्तव्य भाव का बोध रहे, मर्यादा का भी रहे ध्यान, फिर एक साथ मिलकर बोलो जय स्वाधिकार जय स्वाभिमान। इस महफिल को भाई शेषपाल यादव जी, भाई संतोष प्रजापति जी ने, अन्य समस्त समिति के सदस्यों ने, आयोजक बंधुओं ने सजाया है। मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदी की कविता सजी सजी गजल की शान, वो जिनकी मेहनत से सजी उनको मेरा सलाम, जिनकी मेहनत से सजी उनको मेरा सलाम। तो भाई अध्यक्ष जी ने कह दिया टाइम हो गया है, मैं बिना किसी भूमिका के तोता वाली कविता भाई रह गई थी, कभी सुनाऊंगा जब दोबारा आप हमें बुलाएंगे तो। हो गया ना? हाँ ठीक है। मैं बड़े आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूँ भाई उदयपाल सिंह चौहान को, जो राष्ट्र गौरव गान गाते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि तब तक विफल है शत्रु जब तक धड़कने हैं सांस है, माता की रक्षा के लिए हर व्यक्ति यहाँ सुभाष है, हर देश भक्ति गीत के संग एकता का साज है। हमको हमारे राष्ट्र गौरव एकता पर नाज है, हमको हमारे राष्ट्र गौरव
हम हिंदवासी, हिंद के सुत हिंद की आवाज है। हमको हमारे राष्ट्र गौरव एकता पर नाच है। भाई उदयवासी जवाहर। वाह मुरली वाह, क्या बात। और इको कम कर देना। हाँ, ऐसा है कि देखो मैं सबकी कविताओं पे बात करूंगा, इसलिए जो कवि हैं कोई जाए ना, और तो अध्यक्षता में सबकी कविताओं पे बात करूंगा। पहले मैं अपनी तो सुना लूं, तुम्हारी सुन ली इतनी देर। तो मैं सबसे पहले तो रस परिवर्तन करता हूं, और जितना कुछ आप लोगों ने सुनाया जो भी कुछ, तो एक और देशभक्ति, दरअसल देशभक्ति की बात की, कई लोगों ने भारत माता की जय की बात की। मैंने सोचा इन्होंने तो प्रोग्राम खत्म कर दिया, भारत माता की जय तो हमारी परंपरा में तो यही कार्यक्रम के समापन के बाद बोलते हैं। मैंने सोचा भाई मैं जाऊं क्या अब, पर आजकल तो कुछ भी चलता है, कुछ भी चला देते हैं। शुरू में भी भारत माता की जय बोल सकता है कोई को बनता है। जिन्होंने नाटक लिखा था भारत माता, अगर वो ना लिखते तो क्या बोलते लोग, किसकी जय बोलते। खैर मैं अपनी बात कहता हूं कि एक पद्मिनी का प्रसंग चला था 7-8 साल पहले, तो किसी ने कहा पद्मिनी काल्पनिक है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि राजा भी ऐतिहासिक है, खिलजी भी ऐतिहासिक है, हमला भी ऐतिहासिक है, चित्तौड़ भी ऐतिहासिक है, केवल पद्मिनी काल्पनिक है। तो राजा की जो रानी थी उसका कोई नाम भी होगा, सीता, गीता, सुनीता, संगीता, कुछ तो होगा। तो वहीं से मैंने कुछ एक छंद लिखा, तो शैलेंद्र को सुनाया। शैलेंद्र ने कहा इसको आगे बढ़ाओ, तो सारे छंदों को मिलके काव्य कथा बन गई। तो कविता तो नहीं कह सकते उसको, काव्य कथा है। तो वही मैं सुनाता हूँ आपको। तो 8-9 मिनट की है, तो थोड़ा इन सबको आप लोगों को मैंने अकेले झेला, और अब सारे लोग मिलके 10-12-13 मिनट मुझे भी झेल लेना। एक पद्मिनी पे सुनाऊंगा और एक लुई जी पे सुनाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं सुनाऊंगा। 12-13 मिनट का मैटर है, और उसके बाद आपकी कविताओं पे भी थोड़ी बात करूंगा 5 मिनट। तो प्रश्न चिन्ह में पद्मिनी कहीं सभी विद्वान, रानी का चित्तौड़ की कुछ तो होगा नाम, कुछ तो होगा नाम, आज तक याद न आया, फिर कैसे पद्मावती को काल्पनिक बताया। कहीं उदय चौहान जाइसी कैसे जानी, खोजो इसकी जड़ें बनो फिर सच्चे ज्ञानी। खिलजी का चित्तौड़ पर ज्ञात सैन्य अभियान, राजा रानी के मिले पूर्ण काल्पनिक नाम, पूर्ण काल्पनिक नाम, धन यह ज्ञान अनोखा, ऐतिहासिक सर्वज्ञ दे रहे किसको धोखा। कहीं उदय चौहान ज्ञान के ठेकेदारों, जौहर में जल चुकी नारी का नाम न मारो। खिलजी का चित्तौड़ पर हमला सच इतिहास, कारण होंगे दर्जनों प्रश्न नहीं खास, प्रश्न नहीं है खास, खास है रण की गाथा, लोहा जमकर बजा कटा लाखों का माथा। कहे उदय चौहान लोक विख्यात कहानी, तीर्थ बना चित्तौड़ पूज्य वे राजा रानी। नई रूप सौंदर्य के कारण उसकी शान, अनल शिखाओं से बढ़ा पद्मावती का मान, पद्मावती का मान पहन शोलों की माला, बहुत बड़ा कर गई उसे जौहर की ज्वाला। कहीं उदय चौहान शत्रु ने शब ना देखा, ऐसी थी उस पद्मावती की लक्ष्मण रेखा। बैरी गढ़ चित्तौड़ में तब कर सका प्रवेश, राजपूत रण बांकुरा नहीं बचा जब शेष, नहीं बचा जब शेष, सिरोही परछा भाला, उठी दुर्ग के मध्य तभी वह भीषण ज्वाला। कहीं उदय चौहान धर्म की गरिमा ऊंची, अंबर तक उठ गई नारी अस्मिता समूची। पद्मावती के प्रश्न पर लिए ज्ञान की जोत, ढूंढ रहे इतिहास में खास तरह के शोध, खास तरह के शोध। फारसी भाषा वाले राजस्थानी लोकगीत क्यों नहीं खंगाले, कहें उदय चौहान आचरण है यह दोहरा, पूर्वाग्रह का इतिहासों पर ऐसा कोहरा। गौरा की गौरव कथा, बादल का बलिदान, तलवारें मेवाड़ की हैं किससे अनजान,
है किससे अनजान युद्ध के बिपुल नगाड़े, बांधे सिर पर कफन बांकुरे रण के गाढ़े। कहे उदय चौहान जोश है राजस्थानी, जौहर हुए अनंत पद्मिनी प्रथम कहानी। तो अब कहानी शुरू होती है कि जब राजा रतन सिंह को बंदी बना लेते हैं वो लोग, खिल्ली लेके जाता है, वहां पे एक छोटी सी घटना, जब रतन सिंह ने हिरण को मार दिया था और बंदेवी ने उनको शाप दिया कि अब मेवाड़ बर्बाद हो जाएगा, चित्तौड़ में घर घर से लाशें उठेंगी। तो राजा रतन सिंह ये शाप सुन के बेहोश हो जाते हैं और खिलजी के सैनिक उसी समय आते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं। तो उसके बाद की कथा शुरू होती है। पहुंचा गढ़ चित्तौड़ में खिलजी का संदेश, रतन सिंह की मुक्ति का मार्ग एक है शेष। मार्ग एक है शेष, पद्मिनी दिल्ली आए, मुक्त कराकर राणा को खुद ही ले जाए। कहे उदय चौहान चुनौती आन खड़ी थी, आन बान के लिए समस्या बहुत बड़ी थी। दरबारी गण सोच बस करने लगे विचार, शीघ्र मुक्ति की योजना कैसे हो साकार, कैसे हो साकार। शत्रु सेना अति भारी, सेनापति विहीन होगी अपूर्ण तैयारी। कहे उदय चौहान प्रश्न जो खटक रहे थे, रूठे गौरा बादल बन बन भटक रहे थे। गौरा बादल को मिला पद्मिनी का अनुरोध, जाति धर्म की आन पर छोड़े सकल विरोध, छोड़े सकल विरोध, आन फिर नहीं बचेगी, गई पद्मिनी अगर जाति की नाक कटेगी। कहे उदय चौहान ढाल तलवार संभाले, चले कटाने शीश उठाकर बरछे भाले। सेनापति का आगमन, झूम उठा दरबार, बिगुल नगाड़े बज उठे युद्ध घोष का ज्वार, युद्ध घोष का ज्वार लगी क्षण मात्र न देरी, घूमे लाल निशान बज उठी रण की फेरी। कहे उदय चौहान संदेशा भेजा दहली, आएगी पद्मिनी 700 लिए सहेली। सजी 700 डोलियां रण यात्रा का घोष, बैठे उनमें सूरमा मर मिटने का जोश, मर मिटने का जोश। यही थी पावन बेला, हो जाता है अमर मौत से जो भी खेला। कहे उदय चौहान हुई ऐसी तैयारी, एक एक तलवार पड़े पीछों पर भारी। डोली में पद्मिनी की बैठा एक लुहार, चार चार रण बांकुरे बनकर चले कहार, बनकर चले कहार। बांध कट में तलवारें, छिपी पीठ पर ढाल, बिलों में थे अंगारे। कहे उदय चौहान कुशल रणनीति बनाई, वैरी सेना जिसे अंत तक भांप न पाई। मातृभूमि को कर चले अंतिम बार प्रणाम, सभी जानते थे यहाँ उस रण का परिणाम। उस रण का परिणाम महासंग्राम मचेगा, कोई भी रणशूर शेष फिर नहीं बचेगा। कहे उदय चौहान शेष कुछ चाह नहीं थी, वीर बांकुरों को इसकी परवाह नहीं थी। गौरा बादल वाहिनी पहुंची दिल्ली द्वार, शर्त पद्मिनी की गई खिलजी के दरबार, खिलजी के दरबार। पद्मिनी तब आएगी एक बार जब रतन सिंह से मिल पाएगी। कहे उदय चौहान इधर कल्पना जगेगी, राणा होंगे मुक्त उधर तलवार बजेगी। राणा को पद्मिनी तक लाए तुर्क सवार, पलक झपकते बेड़ियां डाली काट लुहार। डाली काट लुहार उठा गौरा का तेगा, शांति भंग हो गई शत्रु का हिला कलेजा। कहे उदय चौहान अश्व पर लाकर राणा, बादल ने कर दिया तुरंत मेवाड़ रवाना। पहले टूटे शत्रु पर जो थे छद्म कहार, फिर डोली के सूरमा खींच खींच तलवार, खींच खींच तलवार बज उठा रण का डंका। वैरी हतप्रभ हुआ नहीं थी इसकी शंका। कहे उदय चौहान डटे जब राजस्थानी, 20-20 पर एक एक योद्धा तूफानी। गूंज उठी रणभूमि में लोहे की झनकार, बिजली से गिरने लगी ढालों पर तलवार, ढालों पर तलवार बजे बख्तर पर ढाले। बड़े वेग से शत्रु संगठित घेरा डाले। कहे उदय चौहान मौत का आसन डोला, उसका डर जब राजपूत तेगों ने तौला। तेज सिरोही बर्छियां भाले और तलवार बिना रुके करने लगे जब भरपूर प्रहार, जब भरपूर प्रहार तुर्क संगर में साधे। चढ़े समर में शूर कफन को सिर पर बांधे। कहे उदय चौहान मौत की चली हवाएं, आन बान बलिदान भाव से जली दिशाएं। दिन भर जूझे शत्रु से सुबह बांकुरे वीर, चार पहर में नापली तुर्कों की शमशीर, तुर्कों की शमशीर वीर सब खेत रहे थे। रतन सिंह मेवाड़ सुरक्षित निकल गए थे। कहे उदय चौहान रख लिया कुल का पानी, लोहे और लहू से लिख दी कई कहानी। तो अब एक
लुई जी पर मैं सुनाता हूँ। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लुई चालीसा। लुई चालीसा मैंने लिखा था, जिज्ञासा में छपा भी था। अच्छे शांत हो जाओ। नहीं असंभव प्रगति का अब कोई, बच्चों को भी अपना आनंद लेने दो, पर धीरे धीरे थोड़ा बेटा आनंद लेने का आप सबका है अपना अपना, पर थोड़ा धीरे। नहीं असंभव प्रगति का अब कोई सोपान, लुई तुम्हारी ब्रेल का पाकर अक्षर ज्ञान। जय लुई ब्रेल सर्व सुखदाता, दृष्टिहीन के भाग्य विधाता, पीर और पैगंबर लायक, निज समाज के परम सहायक। षष्ठ बिंदु की ब्रेल तुम्हारी, लाख आविष्कारों पर भारी। बाधा गर्त ज्ञान से पाटे, विधि के भाग्य लेख भी काटे। उम्मीदों के पंख लगाए, मन में सोए स्वप्न जगाए। बिंदु नहीं ब्रह्मास्त्र बनाए, विधि विधान निस्तेज जनाए। देवदूत बनकर तुम आए, विधि के लिए चुनौती लाए। विधि ने पृष्ठ रखे जो खाली, तुमने नई पंक्ति लिख डाली। बांटे ऐसे दिव्य उजाले, स्याही बिना ग्रंथ लिख डाले। जो अवतार विश्व में आए, दृष्टिहीन तक पहुंच न पाए। अंधकार के महाविजेता, अलग सत्य के बने प्रणेता। तुमसे ही श्रृंगार मिला है, प्यार मिला, परिवार मिला है। प्रथम बिंदु, अब ज्यादा थोड़ा ध्यान से सुनना, कि प्रथम बिंदु को जब पहचाना, हिला नियति का ताना बाना। फिर आई दूजे की बारी, लगी बदलने सोच हमारी। जब दो बिंदु मिलाकर जोड़े, परंपरा के बंधन तोड़े। जब तीजे को हाथ लगाया, मन में स्वाभिमान भराया। बिंदु तीसरा दो से जोड़ा, अपना भाग्य कर्म से मोड़ा। जब चौथे को हाथ लगाया, साहस 4 गुना भराया। चौथा बिंदु 3 से जोड़ा, 4 दिशा का ज्ञान निचोड़ा। बिंदु 5वां छूकर देखा, बदल गई हाथों की रेखा। छठे बिंदु को जब पहचाना, लगा लक्ष्य पर अटल निशाना। बिंदु मिलाकर अक्षर जोड़े, जागे ज्ञान कर्म के घोड़े। स्वाभिमान की आशा जागी, स्वाधिकार की भाषा जागी। भाव एकता की जब जागे, शोषण उत्पीड़न सब त्यागे। संघर्षों को गले लगाया, रोजगार खुद चलकर आया। तब होगा चालीसा पूरा, रहे न जब यह प्रश्न अधूरा। लुई जन्म होने से पहले, नेत्र ज्योति खोने से पहले, कौन व्यक्ति दुनिया में आया, हमको विद्यालय तक लाया। दृष्टिहीन को शिक्षा बांटी, खोली परिलोक की घाटी। यूरोप में शिक्षा फैलाई, विद्यालय श्रृंखला बनाई। खोले विद्यालय आवासी, देश देश में बना प्रवासी। जिसने दुनिया को समझाया, एक नया विश्वास जगाया। दृष्टिहीन भी पढ़ सकते हैं, मेहनत करके पढ़ सकते हैं। कठिन परिश्रम के स्तर से उभरे और खुदे अक्षर से। प्रथम बीज शिक्षा के बोए, देवतुल्य प्रोफेसर होए विद्यालय न बनाते। लुई वहां तक पहुंच न पाते, बार बेर से बात न होती, कभी ब्रेल की आस न होती। लुई ब्रेल वंदन के लायक, पूजा अभिनंदन के लायक। रातों दिन उनके गुण गाएं, पर होए को भूल न जाएं। कंप्यूटर से मिल गया दृष्टिहीन को मान, फिर भी देगी ब्रेल ही उच्चारण का ज्ञान। तो अब मैं कविताओं पे बात करूंगा कि देखो, कवि सम्मेलनों की ही जरूरत क्यों पड़ती, कुछ और भी कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ मार काट, हिंसा, अशांति, निराशा है। तो जब निराशा, जब व्यवस्था की बात होती है और पूरी दुनिया में जब व्यवस्था होती है, तो कोई अभिनव वर्मा आता है जो पूरी व्यवस्था को ललकारता है, उसे चुनौती देता है। जब लोगों में निराशा छा जाती है, तो कोई रजनीश रजत आके प्रेम की बांसुरी बजाता है। और जब लोकतंत्र में विसंगतियां व्याप्त हो जाती हैं, तो कोई प्रदीप गंगवार आके उसको
उन विसंगतियों के ऊपर गहरा प्रहार करता है। जब व्यवस्था अपना काम नहीं करती है और जो काम व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी काम भी जब नहीं हो पाते हैं, लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब कोई शैलेंद्र शैल आता है और उस व्यवस्था के ऊपर कड़ा प्रहार करता है अपनी कलम के माध्यम से। और जब कभी डरने लगते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई क्या करें, हम क्या लिखें और क्या ना लिखें, क्यों लिखें, हमें दुनिया के ऊपर बुराइयों पे लिखने की क्या जरूरत है। तो कोई मनोज वाजपेयी आता है, कहता है कि अधिकार कवि पर कब रहा परिवार व्यक्ति विशेष का, कर्ज रहता है सदा उस पर समूचे देश का, कभी भेदता है जब समय को लेखनी के तीर से, निज भावना के साथ जुड़ता विश्व की तकदीर से। और जब सिस्टम पे प्रहार कोई शैलेंद्र शैल करता है तो कहता है कि तुम खाओ चाहे भूखे मरो हम तो मजे में हैं, बह जाओ चाहे सूखे मरो हम तो मजे में हैं, शिक्षा मिले सभी को ये कागज पे लिख दिया बस थोड़ा इंतजार करो हम तो मजे में हैं। तो आप लोगों ने सबने मिलकर इस कवि सम्मेलन को सफल बनाया और बड़े आयोजन करेंगे, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने अध्यक्षता का उतना मेरा अनुभव नहीं है, तो अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं जो है आगे से ध्यान रखूंगा। बाकी सबने बहुत अच्छा पढ़ा और कीर्ति जी को मैं लाया था और इन्होंने इससे पहले कभी कोई कविता नहीं पढ़ी थी, पर मुझे विश्वास था कि ये कवि सम्मेलन में मतलब लोगों का भरोसा जीत लेंगे और उन्होंने ऐसा किया। तो ये कृष्ण कुमार पांडे जैसे लोग जब देश को, जब ऐसा होता है कि जब देश में बारूद के बादल छा जाए जब देश के ऊपर, तो कायरों को भी तलवार उठाने के लिए और देश की सेना में भर्ती होने के लिए हर किसी को मजबूर कर सकते हैं, पूरे देश को लामबंद करने जैसी कविताएं लिख सकते हैं। और जब भाई किसी का दिल टूटता है और वो अपनी बात नहीं कह पाता है, तो कोई प्रदीप कुमार जैसा कवि हजारों प्रेमियों की भावनाओं की अभिव्यक्ति बन के खड़ा हो जाता है और ऐसी बात कहता है जो दुनिया के लाखों करोड़ों प्रेमी जो है कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बस दो मिनट और एक मिनट 2 मिनट की जानता पूरी कर देता हूँ, को आप में से किसी को दे देता हूँ। मैं पुनः वहीं से शुरू करता हूँ कि हिंदी उर्दू की सजी महफिल लुई के नाम, जिनकी मेहनत से सजी उनको मेरा सलाम, जिनकी मेहनत से सजी उनको मेरा सलाम। आप सभी ने एक योजना बनाई कि दृष्टिबाधित कवि सम्मेलन किया जाए। प्राइवेट संस्थाओं में ऐसी योजनाएं बहुत कम बनती है, यदि दिलों में बनती होंगी तो कार्यान्वित बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। मुझे जानकर हर्ष है कि आज़ादी के बाद का ये दिल्ली का पहला नेत्रहीन विद्यालय है और ऐसी योजनाएं इसी विद्यालय में बनाई जा सकती हैं। मैं इस समिति के, इस विद्यालय की समिति के आयोजक समिति के सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गीत गाकर फिर मिलेंगे, गुनगुनाकर फिर मिलेंगे, गीत गाकर फिर मिलेंगे, गुनगुनाकर फिर मिलेंगे। आपकी यादें दिलों को जब यहाँ पर खींच लेंगी, आपकी यादें दिलों को जब यहाँ पर खींच लेंगी, हम सभी
एक बार यूं महफिल सजाकर फिर मिलेंगे हम सभी, एक बार यूं महफिल सजाकर फिर मिलेंगे। मैं बड़े आग्रह के साथ आमंत्रित करता हूं आयोजक समिति में से जो भी वरिष्ठ हों और जो वो औपचारिक धन्यवाद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कविगण से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। अभी एक सामूहिक फोटो सेशन भी होना है। अब मैं समिति के अध्यक्ष श्रीमान शेषवाल यादव जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आइए और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के सहित कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूं, उससे पहले चूंकि हमारे विशिष्ट अतिथि अभी तक बैठे हुए हैं और बहुत तन्मयता से उन्होंने आप सभी को सुना है, तो मैं चाहूंगा कि इस परंपरा को तोड़कर मैं उनका 2 शब्द सुनना चाहता हूं कि आप वो अपनी तरफ से 2 शब्द बोलें, उसके बाद मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करूं। दोबारा मंच पर बुलाने के लिए मैं सभी कवियों से ये कहना चाहूँगा कि कविता पाठ तो हमने बहुत सुने हैं, पर इस तरीके से दिल की गहराइयों से और जो दिल को छू देने वाले शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने शायद पहली बार ऐसा कवि पाठ सुना है। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह के आयोजन समिति से कहूँगा कि बार बार होते रहें, और जिस भी तरीके से समाज से कुछ मदद या कुछ भी जरूरत पड़ती है तो सभी समाज के लोग साथ में खड़े हैं। आप लोग बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, आप लोग एक अलग दुनिया है आप लोगों की, ये जरूर कह सकते हैं। बट साथ में ये भी कहूँगा कि वो जो लोग देख सकते हैं उनकी दुनिया से बहुत अच्छी है। धन्यवाद। तो यहाँ पर आए हमारे विशेष अतिथि, उन्होंने पूरा अपना समय दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो हमने एक विचार रखा, सोचा, एक परिकल्पना की हमारी समिति ने कि हम एक कवि गोष्ठी का आयोजन करें। उनमें से हमने लगभग 11 कवियों को बुलाया, जिनमें से आज वो 10 उपस्थित हो पाए। उन सभी कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे एक टेलीफोन के आग्रह पर वो यहाँ आने को उत्सुक हुए। और बहुत हम ऑडियंस तो हमारे पास उस तरह की नहीं थी, लेकिन साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, ये हम सभी जानते हैं। और साहित्य ही समाज को आईना दिखा सकता है, समाज को आगे बढ़ाता है। जैसे कहा गया है कि साहित्य, कला और विज्ञान ही समाज को बनाने और समाज को उन्नति करने में, जोड़ने में आगे बढ़ाता है। तो आप सभी 10 कवियों को, मनोज वाजपेयी सर, प्रदीप कुमार सर, प्रदीप गंगवार, अनुराग पाठक जी, शैलेंद्र सैल, रजनीश रजत, उदयपाल सिंह जी और कीर्ति मैडम, अभिनव वर्मा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि हमारी समिति आगे भी इस तरह की कोई आयोजन करेगी तो आप जरूर हमारे लिए उपस्थित होंगे, अपना समय देंगे। साथ ही साथ हमारे, चूंकि हमारी समिति में हमारी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी के जो कर्ता धर्ता हैं, विशेष रूप से हमारे सेक्रेटरी अजय पाल सिंह और जनरल सेक्रेटरी योगेश कुमार, इनका बहुत बड़ा योगदान है सारा कुछ आयोजित कराने में। क्योंकि हम लोग तो थोड़ा दूर रहते हैं, समय कम दे पाते हैं, हम लोग सिर्फ डायरेक्शन दे पाते हैं, लेकिन फिजिकली रूप से ये अपने संसाधनों से और अपना तन मन से इस पर बहुत लगे रहते हैं। कल देर रात तक ये लोग यहाँ पर थे, इन्होंने इसकी तैयारी कराई। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य तथा सारे शिक्षक
विशेषकर म्यूजिक शिक्षक कई दिनों से लगे हुए थे, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जो दूसरे कर्मचारी हैं, चाहे वो किचन स्टाफ हो, सपोर्ट स्टाफ हो, या जो हमारे ऑल इन ऑल स्टाफ है, सुरेश जी और लक्ष्मण, इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी किसी भी बात को उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम जब भी कहे, जहां कहे, ये खड़े रहे, और इनके बिना ये समारोह आयोजित कर पाना संभव नहीं था। इसलिए आप इन सभी को भी धन्यवाद। साथ ही साथ बाहर से आए हुए जितने भी हमारे अतिथि हैं, चाहे वो त्यागी सर हैं, चाहे वो परशुराम जी हैं, चाहे वो महिलाएं भी आई हुई हैं, कुछ लोग जिनमें शायद अभी हैं वो लोग, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और हम इससे भी अच्छा कोशिश करेंगे कि आगे कुछ प्रोग्राम कर सकें। साथ ही साथ हम यह भी घोषणा करना चाहते हैं कि हमने आज से एक उच्च शिक्षा यानी 9वीं से लेकर ऊपर तक के बच्चों के लिए एक छात्रावास का उद्घाटन करा लिया है। अब जिन बच्चों को अगर रहना हो तो उनके लिए प्रवेश चालू हो चुका है, वो इस महीने से रह सकते हैं। उनको रहना, खाना, भोजन मुफ्त है और दवाई भी मुफ्त होगी, उनकी सारी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ जो बेसिक कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उसके लिए हमने 2 महीने का कंप्यूटर कोर्स चालू करने का फैसला लिया है। 1 मई से लेकर 30 जून तक वो 15 सीटें होंगी जो 12वीं का पेपर दे रहे होंगे या 12वीं पास कर रहे होंगे उनके लिए, जिससे कि वो आए, और 15 सीटें वो दोनों लोगों के लिए होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हम बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज देंगे और जिससे कि वो कंप्यूटर सीख करके अपनी दुनिया में आगे बढ़ सके। क्योंकि उस दौरान कॉलेज का एडमिशन नहीं होता है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इस तरह का व्यवस्था दें जिससे कि उन बच्चों का हुनर आगे बढ़े, हुनर निखरे। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया है कि इस साल हमें हॉस्टल में कुछ निर्माण कार्य कराना है बच्चों के, जैसे कि उनके ऊपर का वॉशरूम का निर्माण पूर्णतः हमें आधुनिक तरीके से कराना है। ऊपर छत से जो ग्राउंड में पानी आता है हमें उसे भी पूरी तरह से इस पर ढकवा देनी है, ऊपर मेट्रो सीट लगवानी है। इन सब पर भी हम काम करेंगे। साथ ही साथ हम छत्रसाल स्टेडियम में भी बच्चों को ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास थोड़ी संसाधन की कमी है, उसको प्रयास करेंगे कि वहां भी बच्चे हमारे जाएं और गेम में पार्टिसिपेट करें। साथ ही साथ हम और भी उन्नति और कोशिश करते रहेंगे कि हम आप सभी का सहयोग मिलता रहा तो हमारी समिति ये सब काम बखूबी रूप से करेगी, ईमानदारी से करेगी और पूरी कर्तव्य निष्ठा से करेगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारा कार्यक्रम सफल बनाए। हेलो बोल अच्छा रुक सर ओके लेट्स गो फोटो करा या थैंक्स। सभी मित्रों से आग्रह है कि कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हम लोग राष्ट्रगान करेंगे, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान गाएंगे। तो जो बच्चे सभी खड़े हो जाए, बच्चों आप बेटा खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाए, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे।